गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं 27th मीटिंग के ऊपर। हमें लास्ट टाइम हमने 27th मीटिंग का पहला भाग पढ़ा था। अब हम जानते हैं कि इसमें बंधों के बारे में बात की गई है। तो इन जनरल बंध के क्या फायदे हैं, हमें अगर ऐसा देखा जाए कि बंध क्यों करना चाहिए या बंध से हमें क्या फायदे मिल सकते हैं, ऊपर से देखें तो 3-4 फायदे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारा साधकों का लक्ष्य जो होता है, जो साधक नया होता है तो 2482 के स्टेज के ऊपर होता है और उसका लक्ष्य, पहला लक्ष्य ये होता है कि किसी तरह 5221 IESM केंद्रों के ऊपर किस तरह पहुंचा जाए और इससे आगे फिर इसको एस्टैब्लिश किस तरह किया जाए। तो जब बंद करते हैं तो उससे एक फायदा क्या होता है कि हम 2482 से 5221 की ओर जाते हैं। तो कैसे क्या होता होगा कि 5221 पर हम पहुंच जाएंगे इससे। तो एक कारण ये है कि 2482 जो व्यक्ति है उसके अंदर जो उसकी नर्वस सिस्टम है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी ज़्यादा चलती है और जब हम ये बंध का अभ्यास करते हैं तो उसका डायरेक्ट प्रभाव जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है। ये हम देख चुके हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमें 5221 की ओर ले जाती है। तो जितना पैरासिम्पैथेटिक काम में आती रहेगी धीरे धीरे करके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होगी इतनी हम जो है 5221 की ओर जाते हैं। तो नॉर्मल कोर्स में 2482 का जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जीता है और जो 5221 पर पहुंच गया है उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक अब काम करने लगी है। तो ये सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है या गोल है वो इससे कंप्लीट होता है। इस मायने में बंधों का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फायदा है। दूसरा भी हमने देखा कि जब व्यक्ति 5221 पर पहुंचती है ये बंध के द्वारा तो उसका हार्ट सेंटर चालू हो जाता है और हार्ट सेंटर का जो प्रभाव है वो हमारे जो 4 IESM केंद्र है रजिस्ट्रेशन एरिया उसके ऊपर पड़ता है। ये भी आप डायग्राम के अंदर देख पाओगे। डायग्राम 2 के अंदर ये बताया है उन्होंने डॉट जो हार्ट से लेके रजिस्ट्रेशन एरिया तक। तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारा जो हार्ट है वो इतना शुद्ध हो रहा है, हमारे इमोशंस इतने शुद्ध हो रहे हैं कि इसका प्रभाव जो है हमारा IESM केंद्रों के ऊपर पड़ रहा है। तो ये भी बहुत फायदा है क्योंकि आफ्टर ऑल तो IESM केंद्रों के अंदर ही हमें बैलेंस लाना है। तो जितना ये होगा हार्ट सेंटर ज़्यादा काम करेगा और रजिस्ट्रेशन एरिया में इतना ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस होता जाएगा। तो बंधु का ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि इससे मणिपुर चक्र जो है वो कंट्रोल में आता है और कुंडली चक्र जो है वो फिर धीरे धीरे करके एक्टिव होता है। तो हम जानते हैं कि भाई मणिपुर चक्र के कारण ही हमारे अंदर सेंसिटिवनेस की ऊर्जा जो है ज़्यादा काम करती है और सेंसिटिवनेस की ऊर्जा जो है वो सब नेगेटिविटी की जननी है। उसमें से ही सारी की सारी नेगेटिविटी निकलती है। तो एक बार अगर किसी ने सेंसिटिवनेस की ऊर्जा को कंट्रोल कर लिया तो उसको डायरेक्ट जो है वो
उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक नेगेटिव इमोशंस के ऊपर, फिर चाहे वो गुस्सा है, डर है, ये और कोई भी प्रॉब्लम है, सबका सब जो है वो उसके अंदर धीरे धीरे करके ये हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो कुंडली चक्र जागृत हो जाएगा और ये जो है मणिपुर चक्र जो है वो धीरे धीरे करके वो कंट्रोल हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और फायदा खास है कि भाई हमारा जो एक काम जो है साधना का, सबसे इम्पोर्टेंट काम साधना का ये है कि सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी शुद्ध नहीं है और इसलिए बंद है। इसके नीचे जो वाल है वो बंद है, इसलिए सुषुम्ना नाड़ी से हमारा इम्पल्स जो है वो ऊपर की ओर नहीं जाता है और फिर इसको ईडा या पिंगला से ट्रैवल करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। तो जब हम ये बंद का अभ्यास करते हैं तो उसका ये प्रभाव ये पड़ता है कि जो नीचे का जो वाल है वो नीचे का वाल खुल जाता है। तो आगे जाके क्या होगा कि ये जो इम्पल्स जो है जो अभी सुषुम्ना के अंदर नहीं जा रहा है वो फिर सुषुम्ना के द्वारा ब्रेन में जाएगा। तो स्वाभाविक है, ये भी बात हम जानते हैं कि अगर सुषुम्ना का नीचे का वाल खुलता है तो ऊपर का बंद हो जाएगा। तो इसका बड़ा फायदा ये होगा कि इम्पल्स जो है वो ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा पर वो बाईपास हो जाएगा, तो विचार बनेंगे नहीं। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में सबसे बड़ी परेशानी हमारी जो होती है वो विचार होता है। तो विचार को किस तरह बाईपास किया जाए? आप विचार के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप उसको स्लो कर सकते हैं पर विचार को बंद नहीं कर सकते हैं। एक ही उपाय है योग के अंदर कि सुषुम्ना नाड़ी अगर इम्पल्स ऊपर जाता है तो वो ब्रेन के अंदर दाखिल ही नहीं हो पाएगा और उसको साइड्स पर से गुजरना पड़ेगा। तो वो फिर फिर वो मेमोरी को नहीं मिलेगा और उससे आगे जो रजिस्ट्रेशन एरिया में जो रजिस्टर होना है वो कोई क्रिया होगी नहीं। तो इस तरह विचार बनेगा नहीं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तो ये भी साधक का एक लक्ष्य होना चाहिए कि भाई सुषुम्ना नाड़ी हमारी स्वच्छ हो जाए और नीचे का वाल खुल जाए। और उसके लिए जो है वो मूलबंध हमें खास उपयोगी है, क्योंकि मूलबंध हमें ये सुषुम्ना का नीचे के हिस्से में ही मूलबंध को करना है। तो ये सारी जो फायदे हैं इसके, फिर हर एक बंध के अलग अलग फायदे तो है ही, पर ये तीनों बंध के इन जनरल क्या फायदे हैं ये मैंने बता दिए हैं। अब दूसरी बात ये सोचनी है कि ये जो हम कर रहे हैं सब, तो उसका सोर्स क्या है? तो ब्रह्मांड के अंदर दो शक्तियां बह रही है और वो हमारा सोर्स है। एक शक्ति है जिसको हम कॉस्मिक माइंड कहते हैं और दूसरी शक्ति है उसको हम कॉस्मिक प्राण कहते हैं। तो कॉस्मिक माइंड हम जानते हैं कि जब हमारे अंदर आता है पांचों इंद्रिय द्वारा इम्पल्स के रूप में, तो वो फिर हमारा इंडिविजुअल माइंड बन जाता है। इसी तरह जो कॉस्मिक प्राण है वो हमारा श्वास के साथ में अंदर आता है और वो जो है उससे हमारे बॉडी की जो अलग अलग सिस्टम्स है वो सारी सिस्टम चलती है। उसके अंदर जो सब मेंटेनेंस है जिसको पंचवायु भी कहते हैं, पंचवायु द्वारा हमारे अलग अलग सिस्टम काम करती है। तो वो जो है वो बेसिक कॉस्मिक प्राण से जो शक्ति आती है उससे वो बनता है। और इसीलिए कॉस्मिक माइंड से जो इंडिविजुअल माइंड बनता है इसमें थिंकिंग प्रोसेस के अंदर उसका उपयोग होता है और ये जो इंडिविजुअल प्राण है वो बॉडी ब्रेन सिस्टम को मेंटेन करने के लिए है। और ये दोनों शक्तियों से दो योग बनते हैं। कॉस्मिक माइंड से बनता है मनोयोग और कॉस्मिक प्राण से बनता है मनोयोग। अब ये 27th मीटिंग आगे पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है आज। तो 23rd पेज के ऊपर जो पुरानी किताब है 23rd पेज है, डिस्कोर्सेस टू मीटिंग नंबर 27। The Muladhara Bandh, when perfected by practice, works in perineum area on physical level and operates the
ब्रह्म ग्रंथि at the psychic level at the base of spine। अब मूलबंध की यहाँ बात शुरू होती है और जो एक बात हमने अभी अभी कही थी वही बात यहाँ हो रही है कि जब मूलबंध करते हैं तो उसका फिजिकल लेवल पर वो कहाँ काम करता है, वो हमारा जो पेरेनियम का एरिया है, क्योंकि हम आगे से पेरेनियम को दबाते हैं तो पेरेनियम एरिया के ऊपर फिजिकल लेवल पर इसकी असर पड़ती है। और जो साइकिक लेवल के अंदर मतलब सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है उसकी कहाँ पड़ती है, ब्रह्म ग्रंथि। तो ब्रह्म ग्रंथि क्या बताया कि बेस ऑफ द स्पाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुषुम्ना जो है, सुषुम्ना का नीचे का वाल को ही शास्त्रों के अंदर ब्रह्म ग्रंथि कहा है। ये 3 ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। तो ये नीचे का वाल जो है उसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं और ऊपर का वाल है उसको रुद्र ग्रंथि कहते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो ब्रह्म ग्रंथि जो है उसके ऊपर उसका शुभ प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही अभी हमने बात की, इस तरह अगर ब्रह्म ग्रंथि टूट जाती है या वो वाल खुल जाता है तो सुषुम्ना से फिर प्राण का प्रवाह ऊपर जाना चालू हो जाएगा। इन आवर अर्लियर नोट्स वी हैव नोटेड दैट दिस block at the base of the spine which is always in close position, in which case the incoming impulses and a prana pass through either ida और पिंगला to तालुका। तो ये भी बात हमने देखी अभी कि क्योंकि इनकमिंग इम्पल्स ये सुषुम्ना नाडी जो है उसका वाल बंद है, इसके कारण वो सुषुम्ना से फिर वो प्रवाहित नहीं होगा और उसको या तो ईडा या तो पिंगला द्वारा तालुका तक पहुंचना पड़ेगा। फिर तालुका के अंदर जाके वहां मेमोरी से मिलेगा और फिर विचार की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। वी हैव ऑल्सो नोटेड दैट व्हेन द ब्रह्म ग्रंथि इज क्लोज, द ब्लॉक और ग्रंथि एट तालुका इज इन ओपन पोजिशन एंड दिस 2 blocks वर्क लाइक ए 2-way इलेक्ट्रिक स्विच so that both of them cannot be either in close or open position at any time, that is if one is open the other is closed and vice versa। तो ये बात भी हम समझते हैं कि भाई ये जो है ये 2 वाल है ऊपर और नीचे के या 2 ग्रंथियां है और वो दोनों एक साथ में खुले नहीं रहते हैं, एक खुलता है तो दूसरा बंद होता है। तो जब नीचे की ब्रह्म ग्रंथि या नीचे का वाल जो है सुषुम्ना का वो खुल जाता है तो ऊपर का बंद हो जाता है। पर नॉर्मल कोर्स में सामान्य आदमी का जो है वो नीचे का वाल बहुत जन्मों जन्म से बंद है और इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब वो खुलता है और सुषुम्ना से प्राण प्रवाहित होता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है जब सुषुम्ना से प्राण, हमने देखा कि भाई सुषुम्ना से प्राण या इम्पल्स ऊपर जाता है तो वो विचार नहीं बना सकता, तो कितनी बड़ी एक उपलब्धि हो जाती है। तो ये इतना आसान नहीं है इसको पिघलाना या इसको तोड़ना, और वो जन्म जन्म से बंद रहता है। पर ये बंदों का अभ्यास और मूलबंध का अभ्यास करते हैं तो इसका ये फायदा रहेगा कि आगे जाके कभी ना कभी अगर ये वाल खुल जाता है तो बहुत बड़ा फायदा हमें हो सकता है। हम सीधे ध्यान में एंटर हो सकते हैं, चाहे कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर सीधा जो जिसको हम प्योर ध्यान कहते हैं वो लग सकता है। So this practice enables one to operate these granthis। तो ये जो बंध है, खास करके मूल बंध जो है वो ये ग्रंथि जो है वो ग्रंथि के ऊपर काम करना इससे बनता है और फिर इस प्रैक्टिस से जो आगे की जो प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। इफ द ब्लॉक और ब्रह्म ग्रंथि इज नॉट क्लोज, यहाँ नॉट शब्द नहीं छपा हुआ है, कई लोगों की देख लेना है, यहाँ नॉट शब्द होना चाहिए। इफ द ब्लॉक और ब्रह्म ग्रंथि इज नॉट क्लोज देन इनकमिंग इम्पल्सिस विल नॉट फ्लो थ्रू ईडा और पिंगला बट थ्रू सुषुम्ना नाडी। तो कहते हैं कि अगर ब्रह्म ग्रंथि जो है वो बंद नहीं है तो ही सुषुम्ना नाडी से ये इनकमिंग इम्पल्स ऊपर जाएगा, वरना तो ईडा या पिंगला से उसको जाना पड़ेगा। तो ग्रंथि एट तालुका विल बी इन रिवर्स स्टेट, दैट इज इन क्लोज पोजिशन अकॉर्डिंगली, thus preventing incoming impulses from flowing over
the top of the brain, or not as usually, but the incoming impulses and the prana will flow through the side channels of the midbrain to reach the forebrain. तो ये भी बात हमने देखी और हम जानते हैं कि भाई ये अगर ऊपर का वाल बंद है तो इम्पल्स जो नीचे का वाल खुल गया, इम्पल्स ऑफ सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर आ रहा है, वो ब्रेन के अंदर जाएगा नहीं। बाकी नॉर्मल कोर्स में वो ब्रेन के अंदर जाता है, मेमोरी को मिलता है और फिर मेमोरी और इनकमिंग इम्पल्स ट्रैवल करके ब्रेन के ऊपर के हिस्से से आगे जो फोर ब्रेन है जहाँ रजिस्ट्रेशन एरिया है वहां चला जाता है। पर ये हो नहीं पाएगा जब ऊपर का वाल बंद होता है तब, तो उसको साइड चैनल्स कहते हैं। ये जो हमारे कानों के ऊपर का हिस्सा है वहां से चैनल्स दूसरा मार्ग खुलता है और ये उससे जो है इम्पल्स वहां से फोर ब्रेन में जाता है। और इसके लिए तावरिया जी ने जो फेस एक्सरसाइज के बाद जो हम पोस्चर करते हैं 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक, तो वो पोस्चर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैनलों को बनाने के लिए साइड पर से चैनलों को नया मार्ग देता है और इससे आसान रहता है कि आगे जाके जब वाल बंद होगा तो फिर ये प्राण ये चैनलों से आगे की ओर जाएगा, न कि ब्रेन के अंदर से। If this is the case, no negative or positive thought picture can take place and the universal divine mind flows through one's thinking instrument uncontaminated. अब ये भी आगे के बहुत पहले की नोट्स में हमने देखा था, जिसमें तावरिया जी ने बताया था जैसे कि कैमरा और उसकी जो पहले जो फोटो निकालते थे उसकी उसमें बात थी कि भाई पहले जो फोटो जो कैमरा जो पुराने कैमरा से जो फोटो निकालते थे उसमें क्या होता था, पहले एक नेगेटिव बनती थी और फिर नेगेटिव के ऊपर प्रोसेस करने के बाद पॉजिटिव बनती थी। तो जब इनकमिंग इम्पल्स हमारा ब्रेन में जाता है और मेमोरी को मिलता है, उस पॉइंट के ऊपर पहले नेगेटिव बनती है हमारे अंदर भी, और फिर ये दोनों मिलके जब आगे रजिस्ट्रेशन एरिया में आते हैं तब पूरा पिक्चर बनता है, या फिर कहे कि एक विचार बनता है। तो यहाँ क्योंकि जब ये ब्रेन के अंदर इनकमिंग इम्पल्स जा ही नहीं पाता है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव पिक्चर बनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि कुछ ब्रेन के अंदर जा नहीं पा रहा है, वो साइड से ही बाहर निकल जाता है। तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा ये जो प्राण जो अंदर आया वो अनकंटेमिनेटेड रहेगा, अशुद्ध नहीं बनेगा, वो शुद्ध रूप में फिर बाहर निकल जाएगा। यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो आया है वो अशुद्ध नहीं बन सकता। ये 3B की स्थिति है। तो जब हमने मनोयोग देखा था उसके अंदर ये बात हमने जानी थी। We have also noted in the earlier notes how this central nadi sushumna along with the side passages of the midbrain are cleansed and are ready to work. तो ये भी ये सेंट्रल नाड़ी सुषुम्ना है उसको, और जो दूसरी जो नाड़ियाँ है जो साइड का जो पैसेज है जहाँ से वो इम्पल्स को जाना है, वो इसको क्लींस किस तरह किया जाए और इसका किस तरह इसका उपयोग किया जाए, वो भी उन्होंने पीछे की नोट्स के अंदर ये सब बताया था। Thus one progress from 3A diagram position to 3B diagram position and further vital points in midbrain are opened and made operative, and one becomes more and more complete biologically and psychologically, psychically, and so one is in a position to reach the position of a pratyahara dharana and dhyana. Any idea of meditation before such development is mere dreaming with eyes closed. तो यहाँ ये जब प्रोग्रेस होता है हमारे अंदर ये सुषुम्ना नाड़ी का खुल जाना या काम करना, तो जो व्यक्ति डायग्राम 3A के ऊपर है अब वो 3B के ऊपर जाएगी, क्योंकि वहाँ मेमोरी के अंदर डायग्राम मिलके विचार, मेमोरी के अंदर इनकमिंग इम्पल्स मिलके विचार बनते नहीं है,
तो वहाँ अपने आप में 3B की स्थिति बन जाएगी। और फिर जो मिड ब्रेन के अंदर कुछ कुछ जो पॉइंट्स है वो भी वाइटल पॉइंट्स है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर पॉइंट्स है, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी पॉइंट्स है, और हमारे एस्ट्रल के अंदर भी कुछ पॉइंट्स है। तो ये सब पॉइंट्स जो है जब इस तरह साधना होती है और शुद्धि होती है तो ये सब पॉइंट जो है वो ऑपरेटिव हो जाते हैं। जो डोरमेंट पड़े हैं, जो सुसुप्त अवस्था में है, वो काम करने चालू हो जाते हैं। तो इसी तरह फिर व्यक्ति धीरे धीरे करके बायोलॉजिकली भी कंप्लीट बनती है और साइकिकली भी बनती है। तो चेतसिक लेवल के ऊपर और बायोलॉजिकल जो अंदर की पूरी जो केमिस्ट्री है वो उसकी धीरे धीरे करके बदल जाती है। और उसके आगे भी लोग एक शब्द का यूज करते हैं, अल्केमी। तो केमिस्ट्री से आगे अल्केमी ही चेंज हो जाती है जब ये व्यक्ति बायोलॉजिकली कंप्लीट हो जाती है। तो और वही फिर आगे प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की स्थिति धीरे धीरे करके निर्माण होती है। पर इससे पहले अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो वो दिन के अंदर आंख बंद करके स्वप्न देखने जैसी बात हो जाएगी। मतलब कि वो पॉसिबल नहीं है इस जगह के ऊपर कि जहां मेडिटेशन संभव हो। Thus these bandhas correct the cosmic prana circulation within the individual, and so the cosmic prana is also not contaminated, and the movement clockwise or anti-clockwise is also corrected as required by the body system, and so the individual is one step forward to being a complete being. अब जो प्राण जो है हमारे अंदर, हमारा एस्ट्रल बॉडी के अंदर क्या सर्कुलेट होता है, हम जानते हैं कि भाई फिजिकल बॉडी के अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, तो एस्ट्रल बॉडी जो है उसके अंदर हमारा प्राण सर्कुलेट होता है। तो जब ये बंद हम अच्छी तरह करते हैं तो उससे क्या होगा कि ये जो प्राण का सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह होगा। तो एस्ट्रल बॉडी के अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं, जैसे फिजिकल बॉडी के अंदर वेसल्स जिसको कहते हैं, या जो शीरा और धमनी वगैरह कहते हैं गुजराती में। तो वो चीज जो है, वो वेसल जो है, वो कई प्रकार की वेसल्स के अंदर ब्लॉक आ जाता है, तो फिजिकल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। इसी तरह हमारा जो एस्ट्रल बॉडी के अंदर बहुत सारी नाड़ियां ऐसी है कि जो ब्लॉक कंडीशन में है, तो हमारा जो सर्कुलेशन, प्राण का सर्कुलेशन एस्ट्रल लेवल के ऊपर जितना अच्छा होना चाहिए वो होता नहीं है, और इसके कारण एस्ट्रल के अंदर कई सारी बीमारियां आती हैं और वो फिर फिजिकल के अंदर वो बीमारियां आती हैं। तो ये एक काम करना बहुत जरूरी है कि प्राण का सर्कुलेशन उसके अंदर अच्छी तरह हो। तो ये बंध का अभ्यास करते हैं तब इससे ये प्राण का सर्कुलेशन व्यक्ति के अंदर आता है, कि जो प्राण कॉस्मिक प्राण जो है वो हमारे अंदर आता है, और फिर वो भी जैसे कॉस्मिक माइंड जो है वो अनकंटेमिनेट स्थिति के अंदर बाहर निकल जाता है 3B के अंदर, इसी तरह यहाँ जो है वो प्राण जो है, कॉस्मिक प्राण भी हमारे अंदर जो आया वो भी कंटेमिनेट नहीं होता है, वो अशुद्ध नहीं होता है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे जो चक्र है अंदर, जो चक्र को क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, किसी को एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, वो भी ठीक रूप में काम करने चालू कर देते हैं। क्योंकि तारिया जी कहते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है उसके चक्र में भी गड़बड़ी है, जो क्लॉकवाइज काम करने चाहिए वो गड़बड़ी करके एंटी क्लॉकवाइज में कभी काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले क्लॉकवाइज हो जाते हैं। तो ये जो है उसको इसीलिए बताया है कि भाई कौन सा चक्र किस तरह काम करना चाहिए। तो ये सब योग सूत्र में है कि भाई मूलाधार है तो वो उसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही काम करना चाहिए, स्वादिष्ठान को क्लॉकवाइज करना चाहिए, इस तरह सबके सब चक्र को इस तरह काम करने चाहिए। तो जब बंध का अभ्यास हम करते हैं तो प्राण फिर इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बॉडी के अंदर खास करके एस्ट्रल बॉडी के अंदर इस तरह ये काम करेंगे इस पर रिक्वायरमेंट। तो ये यहाँ बॉडी सिस्टम का मतलब बॉडी ब्रेन सिस्टम समझना है, और बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर तीनों बॉडी और तीनों ब्रेन आ जाते हैं।
तो ये सबके अंदर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह व्यक्ति जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बीइंग बन जाता है, धीरे धीरे करके पूर्ण व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए, जिसका मन, जिसका स्वभाव, जिसके भाव, जिसका थिंकिंग एक कैसा होना चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति कैसा हो, तो ऐसा बीइंग फिर बन जाते हैं। जो हमारे उच्च कक्षा के जो संत महात्मा थे या ऋषि मुनियों थे, तो वो कैसे थे, वो कंप्लीट बीइंग थे। तो इसी तरह हम धीरे धीरे करके साधना में इस तरह प्रगति कर सकते हैं। द बंधास आर ऑपरेटेड इन 2 ways. A. Holding breath in the lungs. B. After exhaling breath, holding the lungs empty. Both these holding with breath in the lungs and outside of the lungs are for different reasons. A. Holding the breath in the lungs has a beneficial effect on the sympathetic system, and in B, holding the breath outside of the lungs has a beneficial effect on the parasympathetic system. तो ये बंदा जब तीनों बंद साथ में करते हैं तो किस तरह करना है, तो 2 मेथड बताई है। एक तो श्वास लेकर, श्वास रोककर ये तीनों बंदों को हम कर सकते हैं, और दूसरी मेथड ये है कि जिसके अंदर श्वास को पूरा खाली कर देना है और फिर श्वास को बाहर रोक के लंग्स को एम्प्टी करके फिर ये तीनों बंदों को लगाना है। तो ये दोनों प्रक्रिया से कर सकते हैं, पर दोनों का जो इफेक्ट है वो दोनों की असर जो है वो अलग अलग आएगी। अगर हम श्वास को रोक के करते हैं, अंदर लेके रोक के करते हैं, तो क्या होगा, वो सिंपैथेटिक सिस्टम को ज्यादा ठीक करेगी। और दूसरी जो है, जब हम श्वास को बाहर छोड़ के फिर रोक के ये तीनों बंद लगाते हैं, तो इसका प्रभाव पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे पड़ता है। अब आप ऐसा कहोगे या सोचोगे कि भाई सिंपैथेटिक सिस्टम तो हमारी चल ही रही है अच्छी तरह, उसमें क्या करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि सिंपैथेटिक सिस्टम ओवरवर्क कर रही है, उसको अंदर मतलब कि उसको ऑप्टिमाइज करना है। पैरासिम्पैथिक है वो बिलो लेवल पर है, और जो सिंपैथेटिक है वो ज्यादा काम कर रही है, तो इससे ही हमारे अंदर गड़बड़ी होती है। तो ये दोनों को ठीक करना जरूरी है, और इसीलिए दोनों बंद का अभ्यास हम कर सकते हैं, जिससे सिंपैथेटिक जो ज्यादा ओवर एक्टिव है, क्योंकि से फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति को गुस्सा आता है तो क्या होता है कि इसकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण उसके अंदर जो एड्रेनलिन के जो हार्मोन्स है, स्त्राव जो है, वो ज्यादा ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, और उसका गुस्सा बढ़ता ही जाता है। अब उसको काउंटर करने के लिए अगर इसकी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी तैयार होती तो क्या होता कि वो ज्यादा गुस्सा हो नहीं पाता, क्योंकि सिंपैथेटिक ने जो ग्लैंड को एक्टिवेट किया तो पैरासिम्पैथेटिक तरह उसको काउंटर करके बैलेंस में कर देती। पर सामान्य व्यक्ति के अंदर ये नहीं है, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो लोग गुस्सा करते हैं तो करते ही जाते हैं, और जल्दी नॉर्मल नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रही। तो ये दोनों सिस्टम हमारे अंदर काम करना बहुत जरूरी है। ऑल दिस प्रैक्टिस डेवलप द बॉडी सिस्टम, मतलब बॉडी ब्रेन सिस्टम, एंड मेक वन मोर एंड मोर कंप्लीट बीइंग physiologically and psychically. Please note that the body system does not create a new point in the place of a non-existing point. It only makes a dormant point to function, and thus an individual process functions in the body system. तो ये जब दोनों सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक काम करते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे करके पूर्ण रूप में फिजिकली, फिजियोलॉजिकली और साइकिकली डेवलप हो जाते हैं। और दूसरी बात ये यहाँ ध्यान में रखनी है कि हमारे अंदर जो एक व्यक्ति सामान्य है, उसके अंदर बहुत सारे ब्रेन के, बॉडी के पॉइंट्स जो है वो डॉर्मेंट स्थिति के अंदर है। तो ये जब साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो उसको एक्टिवेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई नए पॉइंट भी बना देंगे, ये साधना से कोई और नई चीज अंदर बन जाएगी और उसका कोई फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है।
ये जो है वो उसका एक ही है कि जो डोरमेंट पॉइंट्स है वो फंक्शन में आ जाएंगे, तो उससे भी बहुत बड़ा फायदा होता है। इसीलिए ये बंद के द्वारा हमारे अंदर क्या होता है कि ये पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं और इसके द्वारा आगे की साधना भी होती है और कुछ प्रकार की शक्तियां, सिद्धियां हमारे अंदर विकसित होती है, जिसका उल्लेख ये योग सूत्र के 3rd चैप्टर के अंदर किया गया है। We have also noted in our earlier notes the breathing and awareness, that is thought formation, has a direct link, and so this practice is correct and prevent thought formation also. Solely everything is taken care of in our body system. तो ये भी हमने देखा था कि भाई जो थॉट फॉर्मेशन होता है तो इसका एक लिंक क्या है कि हमारा श्वास और अवेयरनेस के साथ संबंध है। श्वास वैसे तो हम कहते हैं कि भाई श्वास का और मन का संबंध है, पर यहाँ उन्होंने अवेयरनेस शब्द उपयोग किया है, क्योंकि जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड हमारे अंदर आता है तो यह यूनिवर्सल डिवाइन माइंड की क्वालिटी या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अवेयरनेस है। तो हमारे अंदर जो यूडीएम अंदर आया तो वो अवेयरनेस लेके आता है और उससे ही हमारा फिर इंडिविजुअल मन बनता है। तो इंडिविजुअल मन की अवेयरनेस की जो लेवल है वो अकॉर्डिंगली जो हमारे अंदर किस तरह वो कितने प्रमाण में आता है इसके ऊपर आधारित रहते हैं। और थॉट फॉर्मेशन जो है वो फिर यहाँ कंप्लीट होता है। तो थॉट फॉर्मेशन के लिए ब्रीदिंग और अवेयरनेस या मन, ये दोनों का जो लिंक है उस, और इसीलिए हम जानते हैं कि भाई जब हम ब्रीदिंग के ऊपर काम करते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है, और कोई मन के ऊपर काम करता है या अवेयरनेस के ऊपर काम करता है तो उसका ब्रीदिंग भी धीरे 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 करके स्लो हो जाता है। ये वाइस वर्सा इसकी इफेक्ट है। और फिर आगे जाके सब चीजों के अंदर केयर ली जाएगी, जो बॉडी सिस्टम है वो सब चीज धीरे धीरे करके बैलेंस में आती जाएगी। The contraction and breath holding relax muscles and tissues and relax psychic nodes also, which is more important because if these psychic nodes are not relaxed, the effect of physical relaxation could not last for more than a few minutes and one is once again in internal turmoil and conflicts. अब ये जो इसके अंदर जब हम बंद करते हैं तो बंद के अंदर मेन जो करना है कॉन्ट्रैक्शन करना है, कॉन्ट्रैक्शन संकोचन करना है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन या संकोचन होता करते हैं हम श्वास रोक के, तो उसके द्वारा क्या अंदर स्थिति बनेगी कि हमारे मसल्स और टिश्यूज जो है वो रिलैक्स होते जाएंगे, और वो जैसे जैसे रिलैक्स होते जाएंगे तो उसके साथ में जो अंदर साइकिक नोड्स जो पड़ी है, जिसको तावड़िया जी कहते हैं ग्रंथि, हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह खास जगह के ऊपर ग्रंथि है, और वो ग्रंथि के कारण अलग अलग रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि नेक के अंदर अगर ग्रंथि कोई साइकिक ग्रंथि बन गई तो नेक के प्रॉब्लम आते हैं। अगर छाती के अंदर साइकिक ग्रंथि बन गई एस्ट्रल लेवल पर तो फिर उसको हार्ट के प्रॉब्लम या लंग्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर किसी को पेट के अंदर इस तरह बन गई तो वो पेट के डाइजेशन के या डायबिटीज वगैरह प्रॉब्लम आते हैं। और जिसको नीज के अंदर इस तरह की एस्ट्रल लेवल के ऊपर बनती है तो वो नीज के प्रॉब्लम आते हैं। तो ये जो है वो सब अंदर इंटर रिलेटेड है। तो ये जब क्रिया करते हैं, बंद करते हैं, तो ये रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी है मसल्स का, टिश्यूज का, और ये जो साइकिक नोड्स है वो भी रिलैक्स होनी चाहिए या पिघलनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि ये फिजिकल लेवल पर तो थोड़ी समय के लिए हमें एक रिलैक्सेशन महसूस होता है, अच्छापन लगता है, पर कुछ मोमेंट के बाद फिर से अंदर टेंशन इकट्ठा होना चालू हो जाएगा और फिर इंटरनल जो टर्मोइल है, अंदर जो तूफान है वो फिर से आ जाएगा, अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष है वो भी फिर से चालू हो जाएगा। तो इसको परमानेंटली इसका उपाय करने के लिए
ये कॉन्ट्रैक्शन और ब्रेथ होल्डिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके द्वारा साइकिक नोट्स को पिघलाना बहुत जरूरी है। ये सब साइकिक नोट जो है वो नाड़ियों के अंदर होती है। ऑन फिजिकल लेवल वी नो फ्रिक्शन क्रिएट्स हीट एंड इवन कॉजेस फायर। तो अगर हमें अग्नि को प्रकट करना है तो घर्षण, फ्रिक्शन अगर आएगी होगी तो गर्मी बनेगी, और गर्मी से हीट होती है। पहले के जमाने में पत्थर का उपयोग किया जाता था, बहुत पहले जब कुछ नहीं था तो आदि मानव पत्थर का उपयोग करते थे। जो लोहा, आयरन जो है उसको पत्थर के साथ घिसता था, और इस तरह अलग अलग या दो लकड़ियों को घिसी जाती है, इसके द्वारा गर्मी पैदा होती है, और फिर ये फायर, आग चालू हो जाती है। दिस इंटरनल हीट एंड फायर इग्नाइट्स इंटरनल एनर्जीज दैट आर inflammable and burns away internal dross, that is uselessly accumulated over the years and even over the past lives. अब अंदर हमने तो बहुत जन्मों जन्मों से कचरा इकट्ठे करके रखा है, इस जन्म में भी किया है, और अनेक जन्मों का कचरा हमारे अंदर इकट्ठा हुआ है। इसको हम जलाएंगे कैसे, इसको दूर कैसे करेंगे, शुद्ध कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये जब बंधों का उपयोग किया जाता है तो अंदर एक इंटरनल हीट बनती है, और अंदर एक प्रकार का फायर होता है। वो फायर कोई दिखाई नहीं देता है, पर वो साधक महसूस करता है इस फायर को, और हीट को महसूस करता है, और वो अंदर जो ऐसी एनर्जी जो पड़ी है, जो बहुत जल्दी जल जाती है, जो ज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल है, ऐसी जो अंदर एनर्जी पड़ी है, वो कचरा के रूप में एनर्जी भी पड़ी है, वो जल्दी जल जाती है, और उससे जो इंटरनल जो ड्रॉस है, जो अशुद्धियां है, वो सारी की सारी जल के खत्म हो जाती है। तो इस जन्म की और आगे जाके जन्मों जन्म की जो सब अशुद्धियां हैं वो सब शुद्ध हो जाएगी। तो बंध देखो कितने ऊपर के लेवल तक ले जाते हैं कि एक जन्म का हमारा काम नहीं होता है, जो पिछले जन्मों जन्म का जो प्रॉब्लम है या जो कुछ हमने एक्यूमुलेट किया है, ये सब का शुद्धि का मार्ग ये इससे बनता है। ये बंध का इसकी हम कम वैल्यू नहीं कर सकते हैं, हालांकि उसको करना और इसको आगे एकदम एप्रोप्रिएट रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ना और लंबे समय तक करना इतना आसान नहीं है, पर फिर भी अगर धीरे धीरे करके हम इसका अभ्यास करते हैं तो बहुत ऊपर तक ये चीज़ें हमें ले जाती हैं। जितना मनोयोग ले जाता है इतना ही ये बंधों का अभ्यास हमें प्राणयोग के अंदर ले जाता है। तावरिया जी ने हालांकि जो कुछ एक्सरसाइजेस दी है उसके अंदर से ही ऐसा रिजल्ट आ जाता है, ऐसी एक्सरसाइज उन्होंने निर्माण की है। तो रिफाइनिंग तो करते हैं, पर जब फेज वगैरह करते हैं तो ये जो कॉस्मिक प्राण हमारे अंदर आता है और उसका सर्कुलेशन किस तरह हमारा अच्छी तरह होना चाहिए, तो ये फेज एक्सरसाइज हमें ये काम कर देता है। चक्रों जो इम्बैलेंस है उसको भी धीरे धीरे करके लेवल में आ जाता है। और जैसे हम फेज एक्सरसाइज के अंदर 3 के अंदर पेरेनियम को पुल करते हैं तो वो भी काम मूलबंध का ही हो गया। जैसे मूलबंध में हम करते हैं तो वो हर समय हर 3 के ऊपर हम करते हैं, चाहे वो 12 की रिदम हो या 36 की रिदम हो या 18 की रिदम हो। तो कितनी बार अगर आप फेज 4 करते हैं और 20 मिनट तक मानो कि 36 की रिदम पर आप करते हैं तो 20 मिनट तक हर कितने राउंड इसमें तो हो जाते होंगे, और 20 मिनट तक हर राउंड के अंदर मतलब हर 1 2 3 5 6 के अंदर आप एक बार पुश कर लेते हैं पेरेनियम को, तो कितना बड़ा काम हो जाता है। जो हम लंबे समय तक मूलबंध नहीं कर सकते इतना काम तो हम फेस के अंदर इसका कर लेते हैं। इसलिए तावरिया जी की बात के जो टीचिंग के अंदर ये बंधों, क्योंकि ये तो 83 का पेपर है, शुरुआत में ये सब उन्होंने लिखा था और ये सब बात बताई थी। फिर कोई डायरेक्ट ये मेथड उन्होंने कुछ उनकी टीचिंग में नहीं आती थी, पर उन्होंने जो बाद में जो एक्सरसाइजेज बनाई रिफाइनिंग फेज वगैरह वगैरह, उसके अंदर ये
हमें उसका बेनिफिट मिल जाए, इसी तरह की इसकी बनाई, ताकि कोई ये बंद न कर पाए। तो अभी धीरे धीरे करके 3A के स्टेज के ऊपर या आगे जाके 3B के स्टेज के ऊपर या प्रत्याहार तक पहुंच सकता है। तो अगर हम बंद नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कर सकते हैं तो उसको जरा थोड़ा और फोर्स मिल जाएगा, हम जो करते हैं उसमें थोड़ी और गति आ जाएगी। पर नहीं कर पाते तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारी प्रैक्टिस से हो ही रहा है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली व्हेन द हीट एंड फायर इज स्लोली डायरेक्टेड फ्रॉम द मूलाधार सेंटर at the base of the spine to Manipur, the solar plexus, and then to Anahat at the heart center, and then to Vishuddhi, and then to Taluka, that is medulla oblongata, and up to Bindu. Emotions and wrong mental attitude and memory patterns are all slowly burn away. तो अभी देखो, ये जब अंदर इस तरह की ये बर्निंग की प्रोसेस चालू होगी, ये शुद्धि की प्रोसेस चालू होगी, तो अंदर क्या जो एक्यूमुलेटेड जो कचरा है, जो डेब्रिस है, वो सब तो शुद्ध हो जाएंगे। फिर चक्रों के ऊपर काम चालू हो जाएगा, और ये हीट, ये फायर जो है वो पहले मूलाधार के ऊपर काम करेगा, उसके बाद में वही फायर जब ऊपर जाएगा तो मणिपुर के ऊपर, फिर अनाहत के ऊपर, फिर विशुद्धि के ऊपर, और फिर तालुका में, और लास्ट में बिंदु तक पहुंच जाएगा। और इससे हमारे अंदर जो इमोशंस जो है, जो इमोशंस का इम्बैलेंस है वो, और रॉन्ग जो मेंटल एटीट्यूड जो है हमारे के अंदर, जो गलत रवैया है, जो गलत प्रवृत्ति हमारी है, एटीट्यूड, वो धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगी। और मेमोरी पैटर्न जो गलत है वो भी धीरे धीरे करके सब बर्न हो जाएगी, भस्मीभूत हो जाएगी। तो क्योंकि जिसको हम आध्यात्म कहते हैं या ये यात्रा कहते हैं, उसमें और कुछ नहीं है शुद्धि के अलावा। जो कुछ करना है वो शुद्धि ही करनी है। क्योंकि अब जब आप इन्वोल्यूशन की यात्रा को जानेंगे, तब इन्वोल्यूशन की यात्रा के अंदर हमने बहुत सारा जन्मों जन्म तक का ये कचरा एक्यूमुलेट किया था। अब जब हम नादिर से ऊपर इवोल्यूशन की यात्रा में जब आए हैं, तो वो एक ही काम करना है कि जो जाने अनजाने में जो कचरा हमने एक्यूमुलेट कर लिया था, उसको ही हमें शुद्ध करना है। और इसके लिए फिर योग, अध्यात्म, इन चीज की जरूरत पड़ती है। तो साधना और कुछ नहीं है, ये अंदर की अशुद्धि को जला देने का ही काम है। चाहे आप ये मार्ग से करें, वो मार्ग से करें, ये मेथड लो, कोई भी मेथड लो, वो ठीक है, पर काम तो ये करना ही पड़ेगा। अगर शुद्धि अंदर नहीं होती है तो फिर मेडिटेशन भी निकम्मा है, और चाहे समाधि लगती है तो समाधि भी निकम्मी है, कोई काम का नहीं है। प्योरिफिकेशन होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके साथ साथ में हमारे संस्कार चलते रहते हैं। और हम ये सब होगा तो हम संस्कारों से भी धीरे धीरे, क्योंकि ये मेमोरी पैटर्न को भी जला देने की बात है, तो वो संस्कार को जला देने की बात है। तो संस्कार जो बीज है, कर्म का बीज है, जो दूसरे जन्म का बीज है, उसको ही हम धीरे धीरे करके जला देते हैं, ताकि फिर आगे हमें बहुत जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये मार्ग जो है एक योग का मार्ग संपूर्ण मार्ग है, और धीरे धीरे करके हमें ये जो व्हील है, जन्म मरण का जो व्हील चल रहा है, लाइफ आफ्टर बर्थ और बर्थ आफ्टर लाइफ, वो चक्र जो है उसको किसी तरह रुकना है। और बुद्ध के टीचिंग के अंदर भी यही एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये जन्म मृत्यु का चक्कर को किस तरह रोका जाए। तो ये हम योग से कर सकते हैं। We have also noted how the 1. Central nervous system, 2. Peripheral system, and 3. Automatic nervous system are all brought into operation by these practices and made to function properly. Thus all glands keep functioning properly, and they monitor certain flow of hormones in the body system, thus taking care of the harmful processes that bring about or create stress, anxiety, boredom, melancholia,
डिप्रेशन एटसेट्रा। अब ये पिछली तो नोट्स के अंदर ये 3 नर्वस सिस्टम की बात उन्होंने की थी। तो ये जब बंद का अभ्यास करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम तीनों के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और तीनों की कामगिरी अच्छी होती है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो स्पाइन और ब्रेन रिलेटेड है। स्पाइन के अंदर जो नर्व्स है, ब्रेन के अंदर जो पूरी नेटवर्क जो है वो सेंट्रल नर्वस से होता है। पेरिफेरियल जो है वो स्कल और स्पाइन से जो बाहर का हिस्सा है उसके अंदर जो क्रेनियल वगैरह नर्व्स जो है, पेयर्स है, वो पेरिफेरियल की है। और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है और वो बॉडी को मॉनिटर करता है, चाहे वो हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, ब्लड सर्कुलेशन है, इन सबको मॉनिटर करने का काम ये तीसरी सिस्टम करती है। तो जब ये बंदों का अभ्यास होते हैं तो ये हमारे सब ग्लैंड जो है, खास करके एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसके अंदर से हार्मोन्स हमेशा इसका सिक्रेशन रहता है, तो इसका सिक्रेशन बैलेंस में रहे, न ज्यादा कि न कम। क्योंकि हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि थोड़े भी बढ़ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और थोड़े कम हो जाते हैं तो डिसीज क्रिएट करते हैं। तो उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, न वो ज्यादा निकले न ज्यादा कम निकले, इस तरह का ये होना जरूरी है और वो बंद का अभ्यास से हो सकता है। अदरवाइज तो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, फिर बॉडी के अंदर ये हार्मफुल जो चीजें हैं वो बनती रहेगी, स्ट्रेस बनेगा, एंजाइटी बनेगी, बोर्डम, फिर मेलनकोलिया मतलब कि उद्वेग, डिप्रेशन, निराशा, ये सब चीजें अंदर बनती रहेगी। तो इन चीजों से भी हमें मुक्ति मिलती है जब ये इसका अभ्यास, हम बंदों का अभ्यास अच्छी तरफ करते हैं तो ये चीजों से हम दूर रह सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ इंटरनल ड्रॉस is the aim of life and destruction of memory patterns is the aim of existence। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ कि एलिमिनेशन ऑफ इंटरनल ड्रॉस, तो हमारे अंदर जो आंतरिक अशुद्धियां पड़ी है उसको एलिमिनेट करना है, उसको दूर करना है, उसको नाबूद करना है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो जो भी कोई अशुद्धि किसी प्रकार की भी हो उसको इस जन्म के अंदर हमें उसको दूर करना है, ये हमारा एक एम होना चाहिए। और दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी पैटर्न्स इज द एम ऑफ एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस जो अस्तित्व है, हमारा इंडिविजुअल अस्तित्व और पूरा जो अस्तित्व है, वो दोनों का एक ही ये है कि जो मेमोरी पैटर्न जो है उसका डिस्ट्रक्शन करना है, उसको निकाल देना है। क्योंकि मेमोरी पैटर्न्स, अभी हमने जैसे कहा कि अब मेमोरी पैटर्न से उससे तो वही तो संस्कार है और उससे तो जन्म जन्म आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर एग्जिस्टेंस के अंदर हमें एग्जिस्टेंस से बाहर निकलना है, क्रिएशन की ओर जाना है, तो ये मेमोरी पैटर्न ही सबसे बड़ा हमारा एक ये चीज है जो हमें रोकती है, जिसको हम संस्कार कहते हैं शास्त्र की भाषा में। तो संस्कारों को निर्मूल करना ये अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का लक्ष्य है। तो ये 2 लक्ष्य हमें ध्यान में रखने चाहिए। Also note last para on page number 7 of this note of 26th meeting. We thus see the refining and regeneration of the body system brought into operation by these practices. तो ये जो प्रैक्टिसेस, बंद की प्रैक्टिस है, इससे और क्या होगा, रिफाइनिंग होगी और रीजनरेशन होगा। मतलब शुद्धि की क्रिया, जो ऊपर ही बात बताई, जो इंटरनल ड्रॉस को जो शुद्ध करना है, तो रिफाइनिंग इसमें अंदर हो गया, ये अशुद्धि का दूर होना होगा, और रीजनरेशन मतलब कि पुनर्सर्जन। तो एनर्जी भी फिर अंदर बननी चाहिए, नई नई एनर्जी का जनरेशन चालू रहना चाहिए। तो इसको भी ये सब चीजें ये बंदों के अभ्यास से धीरे धीरे करके बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर हो पाएगी। We have also noted in the notes of the 26th meeting how the memory patterns are brought to the surface of this. The practices of pratyahara, which we shall study later,
gives us a study of the operations of memory patterns and the link with circumstances and people and destiny. अब यहाँ एक और गहरी उन्होंने बात की है कि जब व्यक्ति ये सब साधना करता है तो उसको मेमोरी पैटर्न के ऊपर काम करना पड़ता है, और मेमोरी पैटर्न जो दबी है, जो क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर तो है दबी, पर अनकॉन्शियस के अंदर तो और गहरी है, तो उसको थोड़ा सरफेस के ऊपर लाना पड़ता है। जिस चीज को साफ करनी है उसको सरफेस के ऊपर लाएंगे तो ही वो ये हो पाएगी। तो ये सब प्रैक्टिस से हम उसको पहले तो सरफेस के ऊपर ले आते हैं, और फिर उसका जब हम अभ्यास करते हैं तो एक आश्चर्य का अभ्यास उसमें होता है कि हमारा जो घटनाएं घटित होती है तो उसकी लिंक क्या है, वो ये कौन सी मेमोरी पैटर्न के कारण कौन सी घटना घटी थी। तो ये स्टडी तो बहुत गहरा स्टडी है अगर ऐसा होता है तो, कि एक मेरे जीवन में एक कोई दुखद अनुभव हुआ था तो क्यों हुआ था, उसकी मेमोरी पैटर्न क्या हो सकती है। तब जब साधक या इस तरह इतने डीप में जाता है तो वो पकड़ सकता है कि हाँ ये कारण था, ये मेरी मेमोरी पैटर्न के कारण ये सर्कमस्टांसिस बना था। या फिर जो जीवन के अंदर हमारे जीवन के अंदर लोग आते हैं और फिर निकल भी जाते हैं, तो कुछ लोग एकदम क्लोज बन जाते हैं, कुछ तो फैमिली वाले बन जाते हैं, तो क्यों, किस तरह, कौन सी मेमोरी पैटर्न के कारण वो लोग हमारे जीवन के अंदर आए। और इसी तरह हमारी जो डेस्टिनी, हमारा जो जिसको हम किस्मत कहे या जो हमारा जो नसीब बनता है वो भी इसी तरह ये मेमोरी पैटर्न के कारण ही बनता है। जो मेमोरी पैटर्न के अंदर पड़ा है इसी तरह का तो नसीब आगे जाके बनेगा। तो इन चीजों के ऊपर अब ये करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो योगी है उसको तो भूभुव स्व से बाहर निकल जाना है। उसका लक्ष्य तो ये पूरा अस्तित्व को खत्म करके उसके ऊपर जाके उसका जो सेलेस्टियल होम है जहां से वो आया था जनलोक, वहां वापिस जाना है। तो उसको इस तरह काम करना पड़ता है कि ये लिंक क्या है, और इसको फिर इसके ऊपर काम करके बहुत सारी चीजों को उसको वाइप आउट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा उसको भी, क्योंकि यही मेमोरी पैटर्न जो अंदर पड़ी रहेगी, जो अनटच पड़ी रहेगी, वो कभी न कभी ऊपर आके कोई इंसिडेंट डेवलप करेगी, वही जो कर्म बन के आगे आएगी और वही डेस्टिनी बनाएगी। तो उसके अंदर से साधक को या योगी को तो मुक्त होना है, उससे ऊपर जाना है, तो इतनी गहराई तक उसको काम करना पड़ता है कि ये अगर जब ये काम होता है तो बहुत जन्म उसके बच जाते हैं। जो बार बार जन्म लेके साधना करनी होती है वो खत्म हो जाती है, और व्यक्ति बहुत कम समय के अंदर, कम जन्मों के अंदर बाहर निकल जाता है। इन स्टिल लेटर प्रैक्टिसेस ऑफ धारणा और ध्यान, one is able to study memory patterns thus brought to the surface of past lives, section 3b या 2b, and thus one is able to study the operations of memory patterns and how they manipulate our emotions and mental misconceptions to fulfill the link with karma, and one is able to understand how karma operates and how it can be negated. As said Patanjali says, pain which is yet to come can be warded off. यहाँ भी वही बात की है, पर और गहराई के अंदर बात की है कि अभी जो साधक है पहले तो वो इस जन्म के जो मेमोरी पैटर्न्स है उसके ऊपर काम करते हैं और देखता है। अब उसको और गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि जन्म जन्म से हमारे अंदर तो हर जन्म के अंदर ये मेमोरी पैटर्न स्टोर होती जाती है। कुछ चीजें जो है वो स्टोर होती जाती है, न कि छोटी छोटी बात की मेमोरी पैटर्न बनती है, पर जो जिसके अंदर इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जो कर्म बन सकते हैं, ऐसी मेमोरी पैटर्न जो है वो अंदर सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो वो एरिया जो है उसको तावरिया जी यहाँ 2B कहते हैं, बाद में उन्होंने ये 3B कहा था उसको। तो ये जो है जहाँ डीप मेमोरी, अनेक जन्मों की मेमोरी पड़ी है, वहां फिर साधक जाता है
धारणा और ध्यान की स्थिति के अंदर, और वो मेमोरी पैटर्न्स की लिंक को ढूंढ निकालता है, और कौन से उससे जो इमोशंस मैनिपुलेट होते थे, कौन से इमोशंस चलते थे, या कौन से मेंटल मिसकंसेप्शन, गैर मान्यता इससे पैदा हुई थी, ये सब जो है, और इसके कारण कौन से कर्म बने थे, ये पूरा का पूरा वो अंदर जाके स्टडी करता है, और ऐसी मेमोरी पैटर्न को का नाश भी कर देता है, ताकि ये मेमोरी पैटर्न नहीं रहेगी तो फिर आगे उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी चीजों को वो निगेट कर देते हैं, उसका निषेध कर देते हैं। और ये जो पतंजलि ने जो ये सूत्र दिया था, उसका रहस्य भी यहाँ ही है। पतंजलि ने तो एक लाइन में कर दिया था कि पेन विच इज येट टू कम कैन बी वार्डेड ऑफ, मतलब जो दुख या कर्म, जिसको हम कहते हैं ना कर्म, जो कर्म आने वाला है उसको हम रोक सकते हैं, उसको हम वाइप आउट कर सकते हैं, वार्ड ऑफ कर सकते हैं। तो वो किस तरह हो सकता है कि ये जब साधक या योगी इस तरह डीप मेमोरी के अंदर जाएगा, सेक्शन 3B के अंदर, और फिर वहां वो चीजों को देखेगा और इसके ऊपर काम करेगा और उसको समाप्त करेगा। तो अभी जो पेन या जो कर्म आने वाला था वो निकल जाएगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुल बात है, बहुत गहरी भी बात है। अब यहाँ एक पूर्व प्रैक्टिस जो हमारे काम की है कि भाई हम बन का अभ्यास अगर किसी को करना है तो क्या कर सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने 3 चीज बताई है, ये आप ध्यान से सुनिए और इस तरह आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एस प्री प्रैक्टिस फॉर वेरियस बंद, तो बन की ये पूर्व अभ्यास जैसा है जिसका हम शुरू कर सकते हैं। सिट इन ए चेयर राइट इन सो that the spine is straight touching the back of the chair. In all practices observe this sitting position. तो नॉर्मली तो हम पालथी लगाकर बैठ के करते हैं, पर किसी को चेयर पर बैठ के भी करना है तो चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं, पर ये जो हमारी स्पाइन है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। अब करना क्या है, तो पहली प्रैक्टिस में क्या करना है कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, यहाँ भी ब्रेथ लिखा है पर ब्रीथ होना चाहिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, मतलब श्वास को अंदर पहला लो और फिर छोड़ दो। आफ्टर ब्रीदिंग आउट होल्डिंग द ब्रेथ एंड पुल द एब्डोमेन इन द एरिया 4 fingers अबव द नेवल। ये बात याद रखना, द एरिया 4 fingers अबव द नेवल। नेवल जो है नाभि के ऊपर का हिस्सा हमें यहाँ खींचना है। एंड होल्ड इट फॉर 5 seconds, तो 5 सेकंड के लिए ही खाली ये नाभि का हिस्सा को पहले अंदर लेना है, श्वास छोड़ के बाहर रोक के, और ऊपर वाला जो हिस्सा है नाभि के ऊपर का उसको हमें अंदर खींच के रखना है। ब्रीथ इन, अब 5 सेकंड हो जाए उसके बाद में फिर से श्वास लो। टेक 1 नॉर्मल ब्रेथ। नाउ रिपीट दिस अबव प्रैक्टिस, डू इट 10 टाइम। तो इस तरह जो है नाभि के ऊपर वाला हिस्सा है 4 fingers, उसके हमें 10 बार प्रैक्टिस करनी है। श्वास लेना है, फिर श्वास को निकाल देना है, फिर श्वास को बाहर रोकना है और इस एरिया को अंदर खींच के रखना है सिर्फ 5 सेकंड। तो ये 10 बार हो गई। अब दूसरी क्रिया करनी है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। After breathing out, hold the breath and pull the abdomen in the area 4 fingers below the navel. अब यहाँ below the navel की बात है। And hold it for 5 seconds. Breathe in, take 1 normal breath. Now repeat the above practice. Do it 10 times. तो पहले हमने नाभि के ऊपर वाले हिस्से को 10 बार अंदर खींचा। अब नाभि के नीचे वाले हिस्सा जो है 4 fingers वाला, बहुत ज्यादा नहीं, खाली 4 जो हमारे फिंगर्स है, उंगलियां है, इतना ही नीचे का हिस्सा को हमें खींचना है और उसको भी 10 बार करना है। और तीसरी बात, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आफ्टर ब्रीदिंग आउट होल्ड द ब्रेथ एंड पुल द एब्डोमेन इन द एरिया बिलो, देन 4 fingers
absolute lower abdomen and hold it for 5 seconds. Breathe in, take 1 normal breath. Now operate the above practice. Do it 10 times. अब तीसरा जो है वो एकदम नीचे का हिस्सा जो एब्सोल्यूट लोअर एब्डोमेन जो है उसको हमें नीचे का एरिया को खींचना है 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, और फिर उसका 10 राउंड रिपीट करना है। अब ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारी की सारी क्रिया जो है वो एक साथ में ही करनी है। मतलब पहली प्रैक्टिस 10 बार की, उसके बाद में तुरंत दूसरी प्रैक्टिस भी 10 बार करनी है और तीसरी 10 बार करनी है। ऐसा नहीं है कि पहली प्रैक्टिस थोड़े दिन किया, बाद में दूसरी और तीसरी, ये तीनों कर लेना है। तो इस तरह 30 बार हम श्वास को बाहर रोक के इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये नीचे उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन भी दिया है, वो पढ़ लेते हैं। प्लीज फील एंड नोट द एरियाज इन ईच and holding of breath after exhaling may be increased, but each week by 3 seconds. That is, second week 8 seconds, third week 11 seconds, fourth week 14 seconds, fifth week 17 seconds, and sixth week 20 seconds in all the 3 exercises. Such 10 breaths in each exercise, holding of breath out and pulling of the area of abdomen एज पर एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली। यहाँ देखो साइमल्टेनियसली लिखा है, तो तीनों को साइमल्टेनियसली करना है, एक एक बाद एक बार करते जाना है। नेक्स्ट मीटिंग आफ्टर 6 वीक्स टू हेल्प टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज करेक्टली, दैट इज 10 दिसंबर 1983। तो यहाँ उन्होंने ये सिखा दिया था। उसके बाद में कुछ समय के बाद ये फिर वो एक्सरसाइज की आगे का भाग या उसको करेक्ट करेंगे और कुछ सिखाएंगे। तो इस तरह ये आप जिसको ये बंद करने का जो इंटरेस्ट है, तो डायरेक्ट बंद तो हम नहीं कर सकते अभी इस स्टेज पर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई खास ये नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल खाली पेट करनी है, तो हो सके तो सुबह में ही कर लेना, बाकी शाम को करना है तो खाली पेट हो तब कर सकते हैं आप। तो ये इस प्रकार का आप अभ्यास चालू कर सकते हैं। यहाँ हम रुकते हैं। एक्चुअली ये मीटिंग यहाँ खत्म हो जाती है और नेक्स्ट जो है वो एक्स्ट्रा मीटिंग है 11 नवंबर की। हालांकि कई किताबों के अंदर वो कंटिन्यूस में आ गया है, पर जो नई किताब है उसके मुताबिक एक्स्ट्रा मीटिंग 11 नवंबर 83 का है, वो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। किसी को कोई खास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, थोड़ा समय है हमारे पास। सर, ये जब बंदास हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, तो सर अर्ली मॉर्निंग मतलब चाय भी नहीं लेने की, बिल्कुल खाली पेट रहने का? नहीं, चाय पी के आप 5-10 मिनट के बाद आप जो रिफाइनिंग मानो करते हैं, जो ये सब पूरा प्रोग्राम ATR, स्वाइसो रिफाइनिंग वगैरह करते हैं, वो सब कर लो। उसके बाद में ये करो और फिर 3 स्टेप करके खत्म करो। ओके ओके। सर, ये जो आपने बताया कि कॉस्मिक माइंड से मनोयोग होता है, हाँ, तो कॉस्मिक प्राण से क्या बनता है? कॉस्मिक प्राण से प्राण योग बनता है। ये जो बन की बात है या जो हम रिफाइनिंग वगैरह वगैरह करते हैं, तो वो कॉस्मिक प्राण से ही है ना, प्राण की क्रिया। और ये एकदम प्योर होता है ना कॉस्मिक प्राण? वो कॉस्मिक लेवल पर तो प्योर होता है, पर वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर आके वो कंटेमिनेट हो जाता है ना। तो जितनी जितनी हमारे अंदर शुद्धि होती जाएगी, इतनी इतनी हमें जो है वो ये प्योर होता जाएगा। वही तो यहाँ लास्ट में बताया है ना कि ये शुद्ध किस तरह हम किए सकते हैं। उसको जला दो और इसको शुद्ध कर दो। ओके सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर एक बार बंद को? थोड़ा मेरा रह गया सुनने में, ठीक से नहीं सुना मैंने। नहीं, ये रिकॉर्डिंग आएगा, आप सुन लेना, या फिर भी नहीं ये समझ में आएगा तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, क्योंकि दूसरों का भी समय न खाली ये हो जाएगा।
हाँ बोलो, राजू भाई ने पूछવું છે કઈ? हाँ सर, हाँ बोलो बोलो हमारे बोलो। अपने आगे अपने बात की कि नेचर में श्वास दो है, एक तो बाहर रोकना है और एक सेंटर भरना भी। राइट। तो हम जो गायत्री जो 1:4:2 में जो करते हैं, हम्म। ये प्रक्रिया कैसी? नहीं, ये बंद जो है उसको आपको उसमें करना है तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम 1:4:2 में तो खाली अंदर रोकने का ही श्वास करते हैं, बाहर रोकते तो है नहीं। 1:4:2 में अनुलोम विलोम जो करते हैं तो हर समय लेते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं। तो ये जो एक मेथड जिसमें ये है कि श्वास अंदर रोकने वाली चीज है वो उसमें हो जाएगी, तो उसमें दौरान भी आप कर सकते हैं। पर ये बाद में करना, पहले तो ये जो अभी हमने देखी ना, ये 3 प्रैक्टिस जो बताई है उसका पहले अभ्यास करो, और फिर बाद में थोड़ी जरा अंदर की सिस्टम जरा मैच्योर हो, उसके बाद में कुछ आप ये कर सकते हैं। और वो तीनों बंद एक साथ में तो वो भी मत करना, वहाँ अनुलोम विलोम में भी करना है तो पहले मूलबंद का अभ्यास करो, फिर जालंधर बंद का, और फिर ये जो है वो उद्यान बंद का। जालंधर बंद सिंपल है, वो आप कोई भी प्राणायाम में कर सकते हैं, उसमें ज्यादा ये नहीं है। पर मूलबंद और जालंधर बंद का एक साथ में आप अभ्यास कर सकते हैं। पर उसके पहले ये जो अभी हमने ट्रिक्स देखी, ये जो पूर्व अभ्यास देखा, उसका अभ्यास करना जरूरी है, फिर आप बंद के ऊपर जाइए। ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट वीक आगे का और देखेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।